So hello guys, myself Aditya and a very happy new year to all of you. तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ गुड बाय 2023 का सेकंड प्रॉब्लम बी नंबर 2 डिवाइसेस। सो ये भी काफ़ी आसान प्रॉब्लम था, बिल्कुल मैथ्स वाला प्रॉब्लम था, ये मैथमेटिकल था। आइए देखते हैं। अ सर्टेन नंबर x विच लाइज बिटवीन 10⁹ एंड 1 इज चोजन। ठीक है, यू आर गिवन टू इंटीजर्स a एंड b। अच्छा, विच आर द टू लार्जेस्ट डिवाइजर्स ऑफ द नंबर x। ओके, तो हमें x के दो लार्जेस्ट डिवाइज़र दिए हुए हैं a और b। एट द सेम टाइम द कंडीशन दिस इज सेटिस्फाइड। अच्छा, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो डिवाइजर्स हैं a और b, उनमें b ग्रेटर देन a है। ठीक है, इसका मतलब b जो है वो लार्जेस्ट डिवाइज़र है, a जो है वो सेकेंड लार्जेस्ट डिवाइज़र है, और b जो है वो लेस देन x भी है। इसका मतलब जो डिवाइज़र है वो नंबर इटसेल्फ नहीं हो सकता है, नंबर के पहले वाला जो है वो लार्जेस्ट है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। फॉर द गिवन नंबर a एंड b यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो हमें a और b दिया रहेगा और हमें x पता लगाना है, तो हमें नंबर पता लगाना है। ठीक है, ओके, हमें नंबर पता लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे इनपुट बहुत आसान है, ए और बी दिया हुआ है और आपको एक्स बताना है। तो ये काफ़ी इंट्यूटिव प्रॉब्लम है। अगर आपको मैथ्स आती है तो आप तुरंत सोच लोगे कि इसे आप बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर देखेंगे तो पूछ क्या रहा है। आपको दो डिवाइज़र दे दिया है और आपको एक ऐसा नंबर पूछ रहा है जिसका कि वो दो डिवाइज़र सबसे बड़े डिवाइज़र हो। ओके, मतलब आपको जो नंबर चाहिए वो उन दोनों डिवाइज़र के सबसे करीब वाला नंबर चाहिए। जैसे आप मेरी बात समझ पा रहे हो, जैसे मान लीजिए 2 और 3 है। ठीक है, तो 2 और 3 के, जैसे यहाँ पे आंसर 6 है, 6 क्यों हुआ आंसर, क्योंकि 2 और 3 जो है वो 6 के लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट डिवाइज़र है। यहाँ पे होने को तो 12 भी हो सकता है ना, लेकिन 12 के डिवाइज़र हैं 2 और 3, पर लार्जेस्ट और सेकंड लार्जेस्ट नहीं है। तो इस केस में हमें बेसिकली पता क्या लगाना है, हमें दो नंबर दिए हुए हैं जो कि फैक्टर्स हैं, अच्छा, जो कि डिवाइज़र है। ठीक है, तो उन दो नंबर का हमें बेसिकली एक ऐसा, मतलब उन दो नंबर से हमें एक ऐसा नंबर पता लगाना है जिसमें ए और बी आते हो। मतलब हमें एक ऐसा नंबर पता लगाना है जिसमें ए भी आता हो, मतलब ए का एक मल्टीपल और बी का भी एक मल्टीपल, और बिल्कुल क्लोजेस्ट हो वो बी से। आप मेरी बात समझ रहे हो, क्लोजेस्ट हो वो बी से और ए और बी का मल्टीपल उसमें आता हो। तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है ना हमें इसका। हमें ए और बी का सबसे लोएस्ट मतलब सबसे क्लोजेस्ट कॉमन मल्टीपल, कॉमन दोनों आने चाहिए और मल्टीपल होने चाहिए, तभी बनेंगे डिवाइज़र। तो अब तो बिल्कुल बेसिक में देखा जाए तो हमें एलसीएम निकालना है दो नंबर्स का, वही हमारा आंसर है। लेकिन इसमें बस एक दिक्कत आ रही है। आप देखिए 2 और 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा, 6 आंसर है। 1 और 2 का आप जब एलसीएम निकालेंगे तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल 2 आएगा। बट यहाँ पे आपको कंडीशन में ये चीज़ दिया हुआ है कि जो बी है वो लेस देन एक्स होना चाहिए। यहाँ पे आपका एक्स 2 आ रहा है, पर आपका एक्स 2 नहीं हो सकता है। ठीक है, अच्छा, तो इस केस के लिए हमें सोचना है। अच्छा देखिए, 3 और 11 में एलसीएम 33, 33 का आंसर होगा। 1 और 5 में भी वही हो रहा है, एलसीएम 5 आ रहा है, तो हमें इस केस में सोचना होगा। ठीक है, इसे रखते हैं। अच्छा, 5 और 10 में एलसीएम कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो इस केस में भी हमें सोचना होगा। देखिए 10 आ रहा है यहाँ पे, तो हमें इस केस के लिए भी सोचना होगा। अच्छा, 4 और 6 में एलसीएम कितना होगा, 12 होगा, तो 12 आ गया क्योंकि 12 बड़ा है ना। तो जहाँ भी एलसीएम अगर बी के बराबर नहीं है, बेसिकली बी बड़ा नंबर है ना, तो अगर उसके बराबर नहीं है तो हम उसे अपने आंसर में डाल देंगे। 3 और 9 एलसीएम कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी एलसीएम 9 हो रहा है, तो यहाँ भी हमें सोचना पड़ेगा, और आई गेस इस केस में भी हमें सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली इतना पता चल गया कि अगर एलसीएम बी के बराबर नहीं है तो चुपचाप एलसीएम आउटपुट कर दो, पर अगर एलसीएम बी के बराबर है तो देखिए, आइए उस केस में देखते हैं कि हमें इतना समझ में आ गया कि अगर एलसीएम बी के बराबर नहीं है तो हम एलसीएम प्रिंट कर रहे होंगे, लेकिन एलसीएम अगर बी के बराबर होगा तो होगा क्या। ठीक है, तो उसके लिए आइए थोड़ा ओवरव्यू मैं आपको देता हूँ कि फैक्टर और डिवाइज़र में बेसिकली अंतर होता क्या है। जैसे आप मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए एक्स नंबर है। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे ना आप देखिए थोड़ा सा ये नंबर थ्योरी वाला पार्ट यहाँ पे लग रहा है। तो नंबर थ्योरी से क्या होगा ना कि आपको एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी सोल्यूशन की कि कैसे हो रहा है, ये प्रोसेस कैसे हो रहा है। तो कोई भी नंबर होता है वो एक
प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में दिखाया जा सकता है, ठीक है। तो x जो है, x जो हमारा नंबर है, ये वाला x, यहाँ पे जो x का बात हो रहा है मैं उसका बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। उसे हम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स पे दिखा सकते हैं, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 सो ऑन एंड सो फोर्थ, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में हम इसे दिखा पा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अब ज़रा आप ये समझिए, फैक्टर वर्सेस डिवाइज़र, ठीक है। ये बहुत लोगों को आई गेस कन्फ्यूजन होता होगा, क्योंकि ये है थोड़ा कन्फ्यूजन टॉपिक है। होता क्या है ना कि देखिए, ये जो है P1 जो है, P2 जो है, ये प्राइम फैक्टर है, ठीक है। फैक्टर, ये एक फैक्टर है, ठीक है। लेकिन लेकिन ये जो P1 इंटू P2 ये एक क्वांटिटी बनी ना, ये जो क्वांटिटी बनी ये फैक्टर नहीं है, ये क्या है, ये डिवाइज़र है। आप समझ रहे हो, फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन से जो बनता है उन्हें हम डिवाइज़र कहते हैं। P1 अकेले में भी डिवाइज़र कहलाएगा, लेकिन P1 इंटू P2 भी डिवाइज़र कहलाएगा। P1 अकेले में फैक्टर कहलाएगा, लेकिन P1 इंटू P2 साथ में फैक्टर नहीं कहलाएंगे। आप समझ रहे हो, फैक्टर के मल्टीप्लिकेशन से बनते हैं डिवाइज़र, ठीक है। इतना आपको समझ में आ रहा है, ये एक बहुत ही मेन चीज़ था समझने का। अच्छा, इतना समझ में आ गया अगर आपको, तो आप मुझे ये बताइए, x है, ठीक है। x को हम लिख रहे हैं P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू समथिंग 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 समथिंग, ठीक है। समथिंग समथिंग है, ये है क्या है, ये फैक्टर्स लिखा है मैंने। यहाँ पे मैं a और b नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि a और b डिवाइज़र है। हो सकता है कि वो फैक्टर हों, हो सकता है कि वो फैक्टर हों, लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे उन्हें a और b नहीं लिख सकता हूँ। वो डिवाइज़र है, हो सकता है कि b जो है वो दो ठो फैक्टर को मल्टीप्लाई करके बना होगा, तो मैं उसे यहाँ पे नहीं लिख सकता हूँ, क्योंकि वो एक प्राइम फैक्टर नहीं होगा। आप समझ रहे हो मेरी बात को। अच्छा ठीक है, तो आप मुझे ज़रा बताओ कि b को मैं कैसे लिखूँगा, मतलब इस गिवन इन्फॉर्मेशन से मैं b को कैसे लिख पाऊँगा। आप सोचो कि आप मान लो कि चार ही प्राइम फैक्टर है यहाँ पे, चार फैक्टर प्राइम फैक्टर है। आप मुझे बताओ, मैं लार्जेस्ट डिवाइज़र कितना बना सकता हूँ। तो आप बोलोगे मैं चारों को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पर अगर आप चारों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आप तो x ही बना दे रहे हो, पर आपको एक ऐसा डिवाइज़र बनाना है जो कि x से छोटा हो। अच्छा, तो आप कहोगे कि अच्छा एक काम करो, इस प्रोडक्ट में से जो सबसे छोटा नंबर है उसको हटा दो। तो मैं मानता हूँ कि मैं ना ऑर्डर वाइज लिखा हूँ, जैसे P1 जो है ना सबसे छोटा प्राइम है, P2 उससे बड़ा, P3 उससे बड़ा, P4 सबसे बड़ा, इस ऑर्डर में ही लिखा गया है, ठीक है। किस ऑर्डर में लिखा गया है, P1 लेस देन P2 लेस देन P3 लेस देन P4, इस ऑर्डर में लिखा गया है। तो आप क्या कहोगे कि x में से डिवाइड कर दो P1 को। सही बात है कि नहीं बात है, x बाई P1 कितना होगा, P2 इंटू P3 इंटू P4, और यही तो सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स है, जिसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको लार्जेस्ट डिवाइजर बनेगा। समझ में आया ये बात। अच्छा, तो उसी तरह अगर आप a को निकालना चाहोगे तो आप a को क्या कहोगे कि x बाई P2 कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि सब नेक्स्ट स्मॉलेस्ट P2 ही है ना। तो आप समझ रहे हो, इस केस में b इक्वल्स टू एक्स बाई P1 हो गया और a इक्वल्स टू एक्स बाई P2 हो गया। क्या आपको समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है, तो ये तो वो वाला केस हो रहा है जहाँ पे x के सारे प्राइम फैक्टर अलग अलग हों और सब एक ही बार आ रहे हों। जैसे यहाँ पे P1 एक बार आया है, P2 एक बार, P3 एक बार, P4 एक बार। पर आपको पता है ना, ऐसे ऐसे नंबर भी होते हैं जहाँ पे एक प्राइम बहुत बार आ सकता है ना। जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो एक प्राइम काफ़ी बार भी आ सकता है। अच्छा, तो ये तो एक केस हुआ हमारा, ये एक केस है। ओके, ये एक केस है। अच्छा, दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये हो सकता है कि मान लीजिए मैं आपको बता रहा हूँ, P1 जो है वो P1 दो बार आ गया हो, मान लीजिए कुछ ऐसा केस हो गया हो। अच्छा, तो इस केस में आप क्या करोगे, इस केस में अगर आपको मैं बी निकालने बोलूँगा तो आप कैसे निकालोगे। तो आप बोलेंगे बी तो बहुत सिंपल है, एक्स बाई P1 ही कर दो, क्योंकि इसमें से हमें एक नंबर हटाना है। अब स्मॉलेस्ट P1 है तो कोई भी एक P1 हटा दो, तो बाकी बचा को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। अच्छा, B1 तो एक बी तो आसानी से निकल गया। अब ए देखते हैं, ए कैसे निकालेंगे आप। तो अब देखिए, ए में एक दिक्कत आ रहा है। आप बोलोगे कि हमें दो कप करना है प्रोडक्ट, मतलब हमें बेसिकली तीन का प्रोडक्ट करना था। पिछले केस में आपने P2 हटाया था,
इस केस में अगर आप ये P1 हटाओगे तो भी P1 इंटू P2 इंटू P3 हो जाएगा, जो कि B के बराबर है। अगर आप ये P1 हटाओगे तो भी P1 इंटू P2 इंटू P3 हो जाएगा, जो कि B के बराबर है। तो आप या तो P2 हटा सकते हो। अगर आप P2 हटाओगे, अगर आप P2 हटाते हो तो आप कैसे हटाओगे P2 को, x बाई P2 करके। तो कितना होगा वो P1 इंटू P1 इंटू P3 इसके बराबर होगा। लेकिन एक और केस है यहाँ पे, एक और केस है। अगर आप मान लीजिए आप P1 इंटू P1 को हटा देते हो, आप इसे हटा दे रहे हो, तो आपके पास क्या आ रहा आंसर में, P2 इंटू P3 आ रहा है। तो आप कहोगे कि यार बड़ा तो यही लग रहा है देखने से, क्योंकि 3 टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पे तो 2 ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पर एज अ मैथमेटिशियन आपको ये बोलना शोभा नहीं देता है कि यहाँ पे 2 टर्म है, 3 टर्म है, इसलिए बड़ा छोटा लग रहा है। वैल्यू पे डिपेंड करेगा ना, P1 और P2 के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। तो ए क्या होगा, तो बेसिकली ए विल बी मैक्स ऑफ एक्स बाई P2, क्योंकि ए तो सेकंड लार्जेस्ट है ना। तो ए विल बी मैक्स ऑफ एक्स बाई P2 और एक्स बाई P1 इंटू P1। अगर मैथमेटिकल बच्चा कहेगा ए को तो वो ऐसे लिखेगा इसे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप मान लीजिए आप ले लेते हैं 12 को, एक बार लेके देखिए। 12 को अगर हम लेते हैं तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है। 12 के केस में आप मुझे बताइए बी क्या होगा। बी हो जाएगा 12 बाई 2, बिल्कुल सही, जो कि 6 होगा। ए कितना होगा, तो अब आप कहोगे ए विल बी मैक्स ऑफ 12 बाई P2। इस केस में P2 कितना है, इस केस में P2 3 है, ठीक है। 12 बाई 3 या तो 12 बाई 2 इंटू 2। अच्छा, तो ये हो गया मैक्स ऑफ 4 या तो 12 बाई 4, जो कि 3। तो कितना आया, 4 आया। तो इस केस में कौन जीता, इस केस में तो x बाई P2 जीत गया, मतलब कि ये P1 इंटू P1 इंटू P3 बड़ा हुआ। अच्छा, ठीक है, इस केस में तो ये जीत गया है, बहुत बढ़िया बात है। दूसरा केस में आपको क्या लूँ जिससे कि आपको पता चले कि ऐसा नहीं होता है। ओके ओके ओके, मान लीजिए 20 लेता हूँ। 20 में कैसे लिखूँगा, 2 इंटू 5। हाँ, ये सही केस है, ठीक है। यहाँ पे बी लिखते हैं, बी कितना हो जाएगा, 20 बाई 2 हो जाएगा, जो कि 10 के बराबर होगा, ठीक है। ए लिखता हूँ, ए क्या हो जाएगा, मैक्स ऑफ, ए हो जाएगा मैक्स ऑफ 20 बाई 2 या तो 20 बाई, अच्छा सॉरी, आई एम सो सॉरी, P2 कितना है यहाँ पे, P2 कितना है, P2 5 है, 20 बाई 5 होगा, देखिए गलती मत करिएगा, ठीक है। अच्छा, फिर या तो 20 बाई 2 इंटू 2। अच्छा, मैक्स ऑफ 4 या तो 20 बाई 4 यानी कि 5। अच्छा, तो देखिए इस केस में आपको पता चल गया कौन जीता, एक्स बाई P1 इंटू P1 जीत गया। इसका मतलब इस केस में P2 इंटू P3 बड़ा हुआ। तो आपको इतना तो पता चल गया होगा कि ये तो P1 और P2 के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है भाई, ठीक है। ओके, तो B इक्वल्स टू, बी तो आपको हमेशा पता चल गया, एक्स बाई P1 हो जाएगा, ठीक है। और ए हो जाएगा मैक्स ऑफ एक्स बाई P2 या एक्स बाई P1 इंटू P1। तो अब 2 केस होगा ना, 2 केस होगा, ठीक है। केस वन के लिए मैथमेटिकली सॉल्व करूँगा, मैथमेटिकली हर एक चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको। बी इक्वल्स टू एक्स बाई P1 हो गया है। और ए केस वन में ध्यान दीजिएगा, केस वन में मैं b इक्वल्स टू एक्स बाई P1 ले रहा हूँ और a इक्वल्स टू एक्स बाई P1 इंटू P1 इंटू P1 ले रहा हूँ, ठीक है। इस केस के लिए सॉल्व करते हैं। तो आप ज़रा देखिए, आपको x निकालना है, आपको क्या निकालना है, टू फाइंड x। पहला इक्वेशन आपको गिवन क्या क्या है, आप ये भी लिख लीजिए, आपको गिवन क्या क्या है, b एंड a, ये आपको गिवन है, b एंड a आपको गिवन है। पहला जो इक्वेशन है b इक्वल्स टू एक्स बाई P1, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या लिख सकते हैं कि b इंटू
P1 इक्वल्स टू एक्स। अच्छा, ठीक है, आपको x निकालना है, आपको b पता है, तो आपको P1 अगर कहीं से पता चल जाए तो आपका बात बन जाए, ठीक है। अच्छा, एक काम करते हैं, इक्वेशन 1 है ये और इक्वेशन 2 है ये। मैं एक काम करता हूँ, मैं डिवाइड कर देता हूँ दोनों को, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरफ में ये x इक्वल टू बी इंटू P1 है, ये x इक्वल टू ए इंटू P1 इंटू P1 हम लोग को इक्वेट कर दो, ठीक है ना। तो ये तो आप इक्वेशन सॉल्विंग है यार, ये तो आप कर ही लोगे, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 आपको ये मिलेगा कि b इंटू P1 इक्वल्स टू ए इंटू P1, ठीक है। फर्दर सॉल्विंग करेंगे तो P1 कट जाएगा, एक P1 बचेगा और उसका वैल्यू होगा b/a। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट, P1 का वैल्यू निकला b/a। अच्छा, अब इस वैल्यू को हम वापस अपने इक्वेशन 1 में डाल देंगे, ये वाला इक्वेशन 1 है। अच्छा, इसमें इक्वेशन 1 हटा के इक्वेशन 3 कर देता हूँ। अच्छा, ये तो फ्रॉम इक्वेशन, सॉरी, हाँ, ये था हमारा इक्वेशन 3। अब इसे मैं हटा के अपने इक्वेशन 3 में डालता हूँ, तो सब्सटीट्यूट करूँगा इन इक्वेशन 3। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा होगा पर बिल्कुल मैथमेटिकली समझा रहा हूँ मैं आपको। तो b तो हमें पता था, P1 का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, b/a वो हमारा x का वैल्यू होगा। तो देखिए, बिल्कुल मैथमेटिकल फॉर्मूला सामने आ चुका है कि अगर ये वाला केस होगा जहाँ पे b x/P1 है और a x/P1 इंटू P1 है, वहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। अच्छा, अब आप कहोगे कि यार ये केस होगा, ये हमें पता कैसे चलेगा। तो ये तो मैंने आपको बता दिया, यही तो वो केस है, यही वो केस है जहाँ पे एलसीएम b के बराबर हो रहा है। आप समझ रहे हो, यही वो केस है ना जहाँ पे लोएस्ट कॉमन मल्टीपल b को कोइंसाइड करेगा। क्यों? क्योंकि लोएस्ट डिवाइड फैक्टर 2 बार आया है, इसीलिए तो ऐसा हो रहा है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल b से कोइंसाइड कर जा रहा है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल जो है वो लार्जेस्ट डिवाइज़र बन जा रहा है, क्योंकि ये वाला केस हुआ होगा, ये वाला केस हुआ होगा कि जो सेकंड लार्जेस्ट डिवाइज़र होगा वो P1 इंटू P1 से बन रहा होगा, ना कि वो P2 से बन रहा होगा। अगर वो P2 से बन रहा होता तो वो तो बिल्कुल ये वाला केस हो जाता ना। देखिए, जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ ये वाला बिल्कुल नॉर्मल केस, जो कि नॉर्मल केस था, जो कि जिसमें कि एलसीएम b बराबर नहीं आ रहा था। तो जिस केस में एलसीएम b के बराबर नहीं आ रहा था, उस केस में हमारा x कितना हो गया, हमें x निकालना है ना। तो आप इसे भी मैथमेटिकली देख लेंगे, इसे भी मैथमेटिकली दिखा दूंगा। देखिए, केस 2 जिसमें कि b इक्वल्स टू x/P1 है, ठीक है, एंड a इक्वल्स टू x/P2 है। अगर हम मैथमेटिकली यहाँ पे x को निकालने जाएंगे तो x कितना है, b इंटू P1, और उस दूसरे वाले से कितना है, a इंटू P2। अब आपको x बेसिकली x पता लगाना है, तो ये तो एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ही होगा ना, तभी ना आप x निकाल पाओगे। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं एक काम करता हूँ। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, b जो था, ठीक है, x को मैं लिखता हूँ यहाँ पे, x हो जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू बहुत सारा होगा, राइट, उससे मतलब नहीं है। ओके, b को लिखता हूँ तो b कितना हो जाएगा, b x/P1 था तो सिर्फ P1 हट जाएगा यहाँ से, और P2 इंटू P3 इंटू P4 इंटू ऐसे p को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं। अच्छा, a को लिखता हूँ तो a x/P2 है, तो यहाँ से P2 हट जाएगा बस, तो क्या हो जाएगा, P1 इंटू P3 इंटू P4 इंटू ऐसे। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मिसिंग क्या है, B से P1 मिसिंग है, A से P2 मिसिंग है। तो अगर मैं B और A का एलसीएम निकालूंगा, एलसीएम आप समझते हो ना कैसे निकालते हैं, कॉमन को एक साथ लूँगा, तो यहाँ पे तो P1 मिसिंग है, तो कॉमन में कितना आएगा, अगर मैं नीचे पे एलसीएम को लिखता हूँ तो P1 कॉमन, यहाँ पे तो एक भी P1 नहीं है, यहाँ पे एक P1 है, तो P1 लिखाएगा, P1 इंटू P2 यहाँ पे है, P2 यहाँ पे नहीं है, ठीक है, P2 आ गया एक बार। अब P3 P4 आगे तो सब कॉमन ही है, तो वो एक ही बार आएंगे, तो P3 इंटू P4
इंटू ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, ये तो x के बराबर आ गया ना, ये x के बराबर आ गया। और ये क्या है, ये किसका एलसीएम है, ये एलसीएम ऑफ a और b का एलसीएम है ये। तो ये भी यहाँ पे मैथमेटिकली प्रूव हो गया कि देखिए इस केस में आपको आपका आंसर एलसीएम है। सो बिल्कुल मैथमेटिकल तरीके से आपको दिखा दिया है कि अगर एलसीएम बी के बराबर होगा तो आंसर बी स्क्वायर बाई ए होगा, यानी कि एलसीएम इंटू बी बाई ए, आप ये भी कह सकते हो ना, क्योंकि एलसीएम तो बी के बराबर है। तो एलसीएम इंटू एलसीएम बाई ए कहो, एलसीएम इंटू बी बाई ए कहो, बी स्क्वायर बाई ए कहो, एक ही बात है सब। दूसरा केस जहाँ पे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, एलसीएम बी के बराबर नहीं है, वहाँ पे चुपचाप एलसीएम निकाल के आप आंसर प्रिंट कर दोगे। ठीक है, तो इसे मैं आपको कोड में दिखा देता हूँ। तो कोड बहुत सिंपल है। ठीक है, ए और बी इनपुट लिया गया है, एलसीएम निकाला गया है। जीसीडी फंक्शन मैंने अपने कोड में ऊपर बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, सॉरी, हाँ ये वाला, ये फंक्शन जीसीडी का है, आप देख सकते हैं। मॉड्यूलस वाला बिल्कुल रिकर्सिव फंक्शन बनाया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एलसीएम इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स बाय जीसीडी करके एलसीएम निकाल लिया। अब मैंने चेक किया कि अगर एलसीएम बी के बराबर है तो देखिए एलसीएम इंटू बी बाई ए करो, या यहाँ पे आप बी लिख दो, बी इंटू बी बाई ए करो, कुछ भी आप कर सकते हो, सब एक ही बात है। ठीक है, अच्छा नहीं तो चुपचाप एलसीएम प्रिंट कर दो। तो बहुत ही सिंपल लॉजिक था, पर कॉन्टेस्ट के दौरान आई होप कि मैक्सिमम लोगों ने ना इंट्यूशन से सॉल्व किया होगा। मतलब आई डोंट थिंक कि ये किसी ने किया होगा, ये मैथमेटिकल वे में बहुत कम लोगों ने किया होगा। इससे क्या होता है ना, आपको फील आ जाती है, प्रॉपर फील आएगी कि हाँ जो मैंने किया है बिल्कुल सही है। ठीक है, तो मैथमेटिकल वे में आपको मैंने दिखा दिया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, हैप्पी कोडिंग, थैंक यू सो मच।